हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो या बीए करते हो, यदि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपको को करिकुलर का पेपर देना अनिवार्य है, क्योंकि को करिकुलर पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। तो अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो को करिकुलर सब्जेक्ट देना है, पेपर जिसका देना है, वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और हेल्थ यानी स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पेपर आपको देना है। जिस तरह आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर देकर आए हैं, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए को करिकुलर का सब्जेक्ट एक ही होगा सभी सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम सभी को देना है को करिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी का सॉल्व मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, और आज की वीडियो में मैं जितने भी एमसीक्यू बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस अपलोड मैं कर चुकी हूँ आपके मॉडल पेपर की, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ लीजिएगा। यदि आप पूरे वीडियो को पढ़ लेंगे तो यकीन माने आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, आप सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं। ये आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आपका पेपर क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो दुर्घटनाग्रस्त किसी की दुर्घटना हो जाए तो डॉक्टर के आने से पहले आपको उसको कौन सी चिकित्सा दी जाती है, कौन सी चिकित्सा आप देंगे, कौन सी देंगे, प्राथमिक चिकित्सा देंगे। उसके घाव को रोकेंगे, उसका जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने के लिए आप दवाइयाँ लगाएंगे, उसका प्रयास करेंगे, तो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। अगला आपका प्रश्न है, खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए। देखिए, यदि खेलते समय गहरे घाव लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा। तो आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए, कौन सी चिकित्सा होनी चाहिए, तो रक्त स्त्राव रोकना, यानी जो ब्लड हमारा लगातार बहता चला जा रहा है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि ब्लड को बहने से रोका जाए, वरना काफ़ी मात्रा में ब्लड गिर जाएगा, जिससे इंसान को कमज़ोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है इंसान को। तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा होगी कि हम उसके ब्लड को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंटासिड सिरप किस काम आता है। एंटासिड सिरप किस काम आता है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है, बुखार में या सर्दी जुकाम में, पेट में जलन या बदहज़मी में या एलर्जी में। तो एंटासिड सिरप हमें तब काम आता है जब पेट में हमें जलन होती है या बदहज़मी जब हमें होती है, तो उससे संबंधित पेट में जलन या बदहज़मी के कारण हम एंटासिड सिरप ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पेट में जलन या बदहज़मी को ख़त्म किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। देखिए, जितने भी प्रश्न बता रही हूँ एकदम याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, यही आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा, सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर लगाना चाहिए। एक बच्चे के शरीर का हमें ताप ज्ञात करना है, पता लगाना है, तो हमें थर्मामीटर कहाँ लगाना होगा ताकि हम उसके ताप का पता लगा सकें। देखिए, थर्मामीटर मुंह में भी लगाया जाता है, बगल में भी लगाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यदि बच्चे के शरीर का ताप हमें पता लगाना है तो हमें उसके बगल में थर्मामीटर को लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रोगी को किसी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन न हो, इसके लिए परिचारक या चिकित्सक को हाथ, यानी कि जो रोगी है उसको क्रॉस इन्फेक्शन न हो, इसलिए जो डॉक्टर है उसको अपने हाथ में क्या करना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन है धोना चाहिए, दूसरा है हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए, तीसरा है उपर्युक्त 1 और 2 दोनों नहीं, चौथा है उपर्युक्त 1 और 2 दोनों। तो देखिए, डॉक्टर को अपने हाथ भी धोने चाहिए, एक मरीज़ को देखने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। दूसरा है कि हाथ में ग्लव्स को भी पहने रहना चाहिए। आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर के वहाँ जाते होंगे तो डॉक्टर हाथ में ग्लव्स भी पहने होते हैं और हर वक्त अपना हाथ हैंड वॉश करते रहते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, इसलिए। तो 1 और 2 दोनों आपका दोनों आंसर आपका राइट है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, बच्चों में कौन सा रोग सामान्य है? तो बच्चों में देखिए न्यूमोनिया भी हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में न्यूमोनिया भी हो जाता है, छोटे बच्चों को डायरिया भी होता रहता है। तो ये चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिलती है लगभग सभी छोटे बच्चों में। तो दोनों ही आपका सही है, तो इसलिए तीसरा वाला आपका ऑप्शन उपर्युक्त 1 और 2 दोनों सही है, तो 3 पर टिक कर लीजिए। अगला है, जख्मों के प्रकार हैं, जख्म कितने तरह के होते हैं? देखिए प्रश्न बड़ा सीधा आएगा, एकदम कॉमन सा आपका प्रश्न आता है परीक्षा में, तो आपको इसलिए परेशान नहीं होना है। आप प्लेलिस्ट में दी गई सारी वीडियोस को पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। तो देखिए जख्म जो है जला हुआ भी होता है, जल जाए तो वो भी जख्म बन जाता है, बहने वाला भी जख्म होता है। तीसरा होता है कटा हुआ जख्म, कभी कभी कट जाता है वो भी जख्म बन जाता है। तो ये सारे ही जख्म के प्रकार हैं, तो उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है, 4 वाला सही आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये आपसे ज़रूर पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को बिजली के झटके यानी कि किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लग जाएं, करंट लग जाए, उससे घायल हो जाए बिजली के झटके से और उसकी पल्स नहीं मिल रही है, तो हमें सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए उसके साथ? तो हमें उसको CPR देना चाहिए, CPR देना चाहिए। यदि उसे करंट लग गया हो, बिजली का झटका लग गया हो और उसकी पल्स नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले उसे क्या है, CPR देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये कॉमन सा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर वर्ष ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है और आपसे भी पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट के अंदर। अगला है, कैरोटीड आर्टरी कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है गर्दन का जो कोना है, तो कोने में कान के नीचे स्थित होती है कैरोटीड आर्टरी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, CPR का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछता है और आपसे भी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए CPR का नाम याद रख लीजिएगा, ज़रूर पूछेगा। CPR का मतलब, CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। CPR में छाती संपीड़न दर क्या है? ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये भी आपसे पूछेगा ज़रूर। ये मत सोचिएगा कि अगर ये पिछले वर्ष पूछा है तो आपसे नहीं पूछेगा। आप पेपर उठाकर देख लेंगे, मॉडल पेपर, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं और मैंने देखा भी है, पूछा है, तो इसलिए याद रखिएगा, सारा कुछ पढ़ के ही जाइएगा, जितनी भी वीडियो मैंने आपको दे रखी है और आगे और भी वीडियो अपलोड मैं करूँगी आपके लिए। तो CPR में छाती संपीड़न दर जो है 100 प्रति मिनट होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, CPR का उपयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कब यूज़ होता है CPR। तो कब होता है? जब किसी व्यक्ति को दमा होता है? नहीं। जब किसी व्यक्ति को घुटन होती है? नहीं। जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है? नहीं। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद होता है तब उसे CPR दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्राथमिक चिकित्सा में यूज़ होती है? तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग जो है ये भी यूज़ होती है प्राथमिक चिकित्सा में। यातायात तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, बैंडेज का भी प्रयोग करते हैं हम प्राथमिक चिकित्सा यदि देते हैं तो ये तीनों ही तकनीक यूज़ होती है प्राथमिक चिकित्सा में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पूछेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणु रोग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डेंगू, एड्स, चेचक, ये सभी जीवाणु रोग नहीं है, इसीलिए उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि घायल व्यक्ति सदमे में हो तो हमें उससे क्या करना चाहिए? देखिए व्यक्ति यदि घायल हो गया है और वो सदमे में है तो हमें उसे समझाना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए और सांत्वना देना चाहिए। तो इसीलिए उपर्युक्त 1 और 2 दोनों ही सही आंसर है, क्योंकि व्यक्ति सदमे में होगा और आप उसे और घबराएंगे, उससे घबराहट वाली बातें करेंगे तो वो और भी घबराएगा, इसलिए उसे समझाना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त 1 और 2 दोनों आपका राइट है। अगला प्रश्न है, रोगी या घायल को कृत्रिम श्वास कब दी जाती है? यदि कोई रोगी है या कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उससे कृत्रिम श्वास कब दी जाती है? तो जब वह व्यक्ति स्वयं सांस न ले पा रहा हो तब उसे कृत्रिम श्वास दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए? तो देखिए सारे प्रश्न मैंने जितने आज की वीडियो में प्रश्न इंक्लूड
इंक्लूड किए हैं, सभी मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो आपसे पूछ सकता है 100%, इसलिए इन सभी को याद कर लीजिए, तुम दिमाग में बैठा लीजिए। जब मरीज़ हो या कोई घायल व्यक्ति हो तो उसे गर्म अवस्था में रखना चाहिए, उसे होश में रखना चाहिए, उसे आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए ताकि वो आराम कंफर्टेबल फील करे। इसीलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगला है, अगर कोई हड्डी टूट जाए तो मरीज़ को क्या करना चाहिए? बैठा देना चाहिए? नहीं। बेहोश कर देना चाहिए? नहीं। सीधा करके दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। यदि हड्डी टूट जाए तो सीधा करके उसके दर्द को कम करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, तो 3 वाला आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है या तापमान कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का? ये प्रश्न एकदम याद रख लीजिए, ये तो ज़रूर पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होता है ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार परीक्षा में पूछते हैं, तो ये सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य के शरीर मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। यदि आपसे ये सेल्सियस में दे दे पेपर में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान। तो फ़ारेनहाइट में देखिए ये ऑप्शन दिया है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जख्मों को साफ करने के बाद मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा कौन सी है? यदि किसी व्यक्ति को जख्म हो गया है, उसको साफ जब डॉक्टर करते हैं उसके बाद कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो बीटाडीन एक तरह का मरहम होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, रुई पे लगा करके जख्म पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति होती है, तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो श्वास की गति होती है 16 से 18 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, तो उसमें किन किन चीज़ों को रखना चाहिए? देखिए, डिटॉल रखना चाहिए, सेवलॉन रखना चाहिए, रुई रखनी चाहिए, सही है। दर्द निवारक दवाइयाँ रखनी चाहिए, यदि दर्द हो तो उसको लगा करके दर्द को कम किया जा सके। पट्टियाँ, सभी तरह की जो पट्टी होती है उसको रखना चाहिए जब जिस तरह की ज़रूरत पड़ जाए, तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, मतलब रखना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत। तो ये सभी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर के तापमान में कमी होने पर जो शरीर है व्यक्ति का वो कैसा हो जाता है? तो देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर तापमान की कमी होगी तो हम दुर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो दुर्बल हो जाता है हमारा शरीर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, घायल व्यक्ति की जान बचाना लक्ष्य है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने घायल हो गया रोड पर मान लीजिए, तो किसका कर्तव्य होगा? प्राथमिक चिकित्सा का, समाज का या परिवार का या सभी का? तो देखिए, परिवार के लोगों को बाद में पता चलेगा, समाज के लोगों को जैसे अगर हम देखें तो बाद में पता चलेगा, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा, जिस व्यक्ति के सामने ये दुर्घटना हो जाए उसे चाहिए कि फ़ौरन प्राथमिक चिकित्सा कर व्यक्ति की जान को बचाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है? तो कब किया है? 15 अक्टूबर को किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, घायल व्यक्ति को CPR कब तक देना चाहिए? कोई घायल व्यक्ति है तो उसको CPR दिया जाता है, तो कब तक देना चाहिए? 20 मिनट तक, 30 मिनट तक, या जब तक वह नाक में सांस नहीं ले पाता, या जब तक वो मुंह खोलकर सांस नहीं लेता? तो जब तक वो व्यक्ति मुंह खोलकर सांस न ले, जो घायल है, तब तक उसको CPR देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः श्वास नली में रुकाव किस परिस्थिति में होता है? तो किस परिस्थिति में होता है? देखिए, बेहोशी में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए? यानी डॉक्टर है तो उसको अपने रोगी के बारे में किन किन विवरण के बारे में पता होना चाहिए? तो देखिए, भूख और प्यास के बारे में भी डॉक्टर सारी चीज़ें पता रखते हैं अपने पेशेंट के बारे में। जीभ और पीड़ा यानी कितना उसको तकलीफ़ है, कितनी दर्द है, डॉक्टर इसके बारे में भी पता रखते हैं ताकि अच्छे से इलाज किया जा सके। तीसरा ये कि मलमूत्र और पसीना, जो रोगी व्यक्ति का मलमूत्र होता है, पसीना होता है, उसके बारे में भी डॉक्टर पूरी अच्छे से पता लगा कर रखते हैं ताकि अच्छे से मरीज़ का इलाज किया जा सके। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? तो जब हमारे शरीर में तापमान की वृद्धि हो जाएगी तो हमें बुखार हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। और स्टूडेंट्स देखिए आज की वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा यदि आप अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।